दोस्तों नमस्कार। आज है 4 मई और इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो हम लोग देखेंगे कि वी विल कंसीडर केजरीवाल इंटरिम बेल मे और मे नॉट ग्रांट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेल क्या होता है ये प्रिपेयर किया जा सकता है। अदर देन दिस ऐसा कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। लेकिन हमारे समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, कि अरविंद केजरीवाल इज ए सिटिंग सीएम, है ना, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ वो अक्यूज्ड हैं किसी एक करप्शन या कहें तो एलिजिड करप्शन में अक्यूज्ड हैं। अभी तक उनको कोर्ट में ये साबित नहीं किया जा सका है कि उनके अगेंस्ट प्रूफ जो है वो सब्सटेंशियल है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल वाज इन्वॉल्व इन दैट, है ना। अब उसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कोऑपरेट करें। हमको कंटिन्यूस उनसे बातचीत करने की ज़रूरत होती है और हमें डर है कि वो बाहर चले जाएं, इसके लिए हमने उनको अरेस्ट करके रखा है। ऐसा जनरली एजेंसीज करती हैं और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन के कारण हम इनको रिलीज़ कर सकते हैं अभी। तो आप बताइए क्या करना है। तो ये न्यूज़ जो है उसी से रिलेटेड है, हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रिलेवेंसी नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसमें आपको पता रहना है कि इंडिया और कनाडा में जो रिसेंट तल्खी आई है ना, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत कुछ किया। अभी रिसेंटली भी वो खालिस्तान के सपोर्ट में ओपनली उनका कुछ ये था, उसमें ओपनली इंडिया के अगेंस्ट और खालिस्तान के सपोर्ट में बोल रहा है। तो इंडिया और कनाडा के बीच में जो तल्खी आई है उसका बेसिक रीज़न क्या है? इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन कैसा है, ट्रेड का कैसा रिलेशन है, इनके बीच में किस तरह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, कितना % इंडियन जो है कनाडा का पार्ट है और अभी धीरे धीरे जो है वहाँ का रिपेट्रिएट होता जा रहा है, वहाँ का सिटीजनशिप ले रहा है। और रिसेंट में जो तल्खी आई है वो बेसिकली जो एक सेपरेटिस्ट निज़र था, निज़र के डेथ के बाद या निज़र का जो असैसिनेशन किया गया उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी उठी कि इसमें इंडिया का रोल हो सकता है। ये बात कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उसने बोली है विदाउट एनी सब्सटेंशियल प्रूफ। खैर ठीक है, हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया कनाडा की रिलेशन आया तो उसको हम लोग स्ट्रेंड डायरेक्शन में ज़्यादा देखेंगे। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना बैलेंसिंग नहीं है। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है। जब से जस्टिन ट्रूडो आया है तब से वो है ना, एक जिस दिशा में खालिस्तान सपोर्ट होता है उसी दिशा में ज़्यादा बहता है वो इंडिया के अगेंस्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डोमेस्टिक कंसर्न्स। अब इसके बाद एक ये आर्टिकल है, आर्मी लुक्स टू फॉर्म न्यू यूनिट टू प्ले रोल ऑफ एडवर्सरी इन वॉर गेम ट्रेनिंग। अभी क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल में अगर आपको वॉर गेम ट्रेनिंग की जाए, अगर आपको वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग दी जाए तो आपको बैटल ट्रेनिंग में जो नॉर्मल बैटल में कैसा होता है, ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं वो रेडी होगा। इसके साथ साथ सामने वाले एक यूनिट प्रिपेयर किया जाएगा जो आपको उन अपने टैक्टिक्स से आपको हराने की कोशिश करेंगी। उनके अपने पॉइंट्स होंगे, आपके अपने पॉइंट्स होंगे। ये जो होगा, इनकी टैक्टिक जो होगी वो जो इंडियन आर्मी टैक्टिक यूज़ करती है या इंडियन मिलिट्री जो टैक्टिक्स यूज़ करती है वारफेयर में वो होगी। और अपोजिट वाला जो पार्ट होगा जो एज अ एडवर्सरी प्ले करेगा, उनका टैक्टिक सिमिलर टू व्हाट आवर इमीडिएट नेबर, सम ऑफ आवर इमीडिएट नेबर्स कुड बी। जैसे चाइना क्या कर सकता है, पाकिस्तान किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना सकता है। तो हम इस तरह से एक लेवल अपने आप को और आगे बढ़ा रहे हैं मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने में, क्योंकि मिलिट्री को कंटिन्यूस जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनकी एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, तब तक उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ का एहसास नहीं होगा, तब तक उनको जो है ना कंटिन्यूस एक्सरसाइज में नहीं रहेंगे वो, तो कॉम्बैट
रेडीनेस जो है उनकी वो बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये भी हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो ऐसा ही चलेगा, अभी 15 दिन 1 महीना जो है कम्प्लीटली, जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता फाइनल, तब तक ऐसा ही चलेगा। कुछ खास न्यूज़ नहीं आने वाला, उनको ढूंढ के उससे न्यूज़ निकालना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे है AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन इन जम्मू कश्मीर रामबान। अब जम्मू कश्मीर में AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। जैसे आप किसी मार्केट गए, आप किसी मॉल में ही गए, तो मॉल में आप देखते होंगे CCTVs रहते हैं। इन CCTV को लिंक किया जाता है AI सॉफ्टवेयर से। AI सॉफ्टवेयर से ये AI सॉफ्टवेयर जो है एक सर्टेन डेटाबेस से लिंक रहता है। ये डेटाबेस कौन प्रोवाइड कराता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये डेटाबेस जो प्रोवाइड कराती है वो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़। ये जो सिक्योरिटीज एजेंसीज़ हैं इनके पास प्रोफाइलिंग होती है अलग अलग क्रिमिनल्स की, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं या फिर जो प्रोस्पेक्टिव और रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग होती है उनके पास। अब उस प्रोफाइलिंग के बेसिस पे ये CCTV जैसे ही कैमरा में उसका चेहरा दिखेगा तो ये CCTV क्या करेगा, उस इमेज को AI सॉफ्टवेयर को भेजेगा। AI सॉफ्टवेयर डेटाबेस में जो इमेजेस हैं उससे सामने वाले जो आदमी है उसका जो चेहरा उससे मैच करने की कोशिश करेगा। अगर वो मैच हो जाता है तो एक दिखाएगा कि फॉर्मिडेबल पॉजिटिव है, मतलब ये एक अक्यूज्ड हो सकता है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। यही है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। चाइना में एकदम खुलेआम इस्तेमाल होता है। भारत में बहुत सारे हमारे गाइडलाइंस हैं प्राइवेसी के। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ पुट्टास्वामी जजमेंट। जो पुट्टास्वामी जजमेंट आया था उसके बाद से राइट टू प्राइवेसी हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है। अब राइट टू प्राइवेसी जब हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है तो आर्टिकल 20 और 21 आपको पता होगा कि किसी भी कंडीशन में वायलेट नहीं किया जा सकता है। तो CCTV से अगर कैप्चर करते हैं तो क्या करते हैं, आप देखेंगे हर जगह एक लिखा हुआ रहता है ना, कि आप CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग में हैं या आप निगरानी में हैं। इसलिए लिखा रहता है क्योंकि आपकी राइट टू प्राइवेसी का हनन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम सिक्योरिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एक दिखाएंगे वहाँ पे बैनर कि देखो आपकी CCTV फ़ोटो ली जा रही है। अब ये आपका डिसीजन होगा कि आप उससे आगे प्रोसीड करें कि नहीं करें, क्योंकि पूरा जो कैंपस है वो CCTV निगरानी में है ना। तो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो फिलहाल जो है ये जम्मू कश्मीर में लगाया गया है जहाँ पे CCTV कैमरा है और उसको डेटाबेस से इंटीग्रेट किया गया है। वैसे डेटाबेस जो फोटोग्राफ्स ऑफ मिलिटेंट्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स एंड क्रिमिनल्स, किसी भी तरह से जो मिलिटेंसी से रिलेटेड हैं उनकी फ़ोटो डेटाबेस में है। उस डेटाबेस को जो करंट इमेज है उससे लिंक करके वो रिजल्ट जनरेट करते हैं कि वेदर दैट पर्सन इज़ एक्यूज और नॉट। और ये सब जो होता है प्रोसेस, दैट इज़ ओनली इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है, ताकि अगर किसी को पकड़ना है तो एब्सकॉन्ड ना हो जाए, भाग ना जाए, उसको थोड़ा होल्ड करके रखने के लिए विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये प्रोसेस हो जाता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, है ना। और ये बहुत एक बढ़िया सिक्योरिटी टूल है फॉर कोपिंग विथ डेंजर्स। जो अब जिस तरह के डेंजर उभर के आ रहे हैं उसको कोप करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अभी एक आर्टिकल हम लोग देखेंगे, वेदर प्रूफिंग पोल्स। इसमें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद साहब ने इलेक्शन पे एक आर्टिकल लिखा है। हम लोग इनको इलेक्शन से इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जो साइमल्टेनियस पोल की बात चल रही थी उसके लिए एक सरकार द्वारा एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन को हेड हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ही कर रहे थे। इसमें इलेक्शन के बारे में इनका कुछ कमेंट है। कमेंट क्या है शॉर्ट में समझते हैं, डिटेल में आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए कह सकते हैं कि एक आध जगह कहीं इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने इलेक्शन वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी देखो चुनाव कब हो रहा है, चुनाव हो रहा है अप्रैल से जून में। अप्रैल से जून जो है वो हीट वेव का टाइम होता है ना, हीट वेव का टाइम होता है। कितना भी आप बचा लो, कितना भी आप इलेक्शन कमीशन जो है ना वो छतरी लगा दे, पानी की व्यवस्था कर दे, जूस की व्यवस्था करे, कूलर की व्यवस्था करे, लेकिन गर्मी तो गर्मी है। इलेक्शन कमीशन जो व्यवस्था करेगी वो पोलिंग बूथ पे करेगी, है ना। घर से पोलिंग बूथ तो जाना ही पड़ेगा। अब बहुत लोग हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर से फिर उनको आना पड़ेगा। तो
इस जर्नी में जो हीट वेव वो फेस करेंगे उसके कारण भी वोटिंग परसेंटेज हमारी कम होती है। हमारी वोटिंग परसेंटेज लेस देन 70% रहती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमको एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि हम पोल्स को और उसके टाइमिंग को लेके थोड़ा डिबेट करने की ज़रूरत है ना। फॉर द सेक ऑफ वोटर्स, कैंपेनर्स, अभी देखिए बहुत ज़्यादा कई बार जो नेता कैंपेन कर रहे होते हैं वो भी गश खा के गिर जाते हैं, क्योंकि हीट वेव का इफेक्ट होता है। हमेशा तो एसी की आदत रहती है, अचानक से रोड पे निकल जाते हैं रैली करने तो उलट जाते हैं। तो कैंपेनर के लिए, जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके लिए, जो वोट देने जाएंगे उनके लिए, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस शुड डिबेट ऑन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस। अब अगर हम टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व होता है कि अगला लोकसभा जब एंड होगा 16 जून से पहले उनको सरकार बना के दे देना है। सरकार नहीं तो कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देना है, अब वो मिलकर सरकार बना सकते हैं और ये काम 16 जून से पहले होना है। ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। तो अब इस जिम्मेदारी में और वेदर में कैसे हम मैचअप करें, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ठीक है, तो इस पे वो जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो अपना एक रिकमेंडेशन देते हैं कि इलेक्शन टाइम टेबल किस तरह का होना चाहिए, और वो क्लियर कर रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उसमें ये पार्ट नहीं था। बट मैंने जो दिया है कि पर्सनल कैपेसिटी में कि क्लाइमेट कंसर्न इज ए सीरियस इनफ टू रिक्वायर ए वेल कंसिडर्ड एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्स, है ना। तो ये एक कंक्लूजन होता है। कभी भी कोई कंक्लूजन देखोगे तो वहीं लिखा रहेगा कि ऑल स्टेक होल्डर शुड कम टुगेदर, शुड एग्री ऑन अ कॉमन ग्राउंड, शुड वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। इस तरह का हम लोग जनरली कंक्लूजन अपने आंसर्स में यूज़ करते हैं, यहाँ भी उन्होंने यूज़ किया है। ये आर्टिकल बस इसी से रिलेटेड है और डिटेल में इसको पढ़ लेना। टिकट टू फॉर्मर रेसलिंग, हाँ ये जो है क्वेश्चन, ये आर्टिकल ये इम्पॉर्टेंट इसके लिए है कि आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाया, उसके अंतर्गत वो महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं पार्लियामेंट्री सीट में, लोकसभा और राज्यसभा में। अब तो एक जगह वो बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में रिजर्वेशन दिया जाए महिलाओं के लिए, दूसरी तरफ ऐसा आदमी जो एक्यूज्ड था पॉक्सो में और डिफरेंट एलिजेड सेक्सुअल असॉल्ट्स में, और उसके बेटे को फिर से टिकट दिया गया, उसका टिकट काट दिया गया और उसके बेटे को दिया गया, अल्टीमेटली टिकट तो उस परिवार में ही रहा। तो समहाउ दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग होल्ड ऑन हिज सन। तो अल्टीमेटली तो आप जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाए हैं उसके तो अगेंस्ट में ये चीज़ें जा रही हैं ना। तो इस आर्टिकल से राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो अभी जिस तरह का चीज़ हुआ है उससे ये इम्फेसिस होता है कि ये काफ़ी आयरनी भरा हुआ है ना, कि पावर फ्रॉम बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, आपके पास इतनी ताकत है कि आपको अकाउंटेबल करार नहीं दिया जा सकता है ना। जब इंडिया के कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है वो एक क्रिमिनल के सामने खड़े हैं और पूरी पॉलिटिकल क्लाउड जो है उस क्रिमिनल के साथ खड़ी है और अंततः ये अपनी हार मान लेते हैं, है ना। वही चीज़ इन्होंने लिखा है कि they waged a lonely war against his transgressions but Brijbhushan has continued to enjoy the political clout। तो जो इलेक्शन का टाइम का जो कास्ट इक्वेशन होता है, जो पावर इक्वेशन होता है, जो मनी इक्वेशन होता है, ये सब है ना सारे बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाता है। और एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी जो इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करती है उनके लिए तो और भी हो जाएगा, है ना। तो हमारे लिए जानने की ज़रूरत बस इतनी है कि करंट जो गवर्नमेंट है, और कहें तो एक जो हमारा टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में इसका एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता है कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि वो क्रिमिनल है फिर भी हम उसको टिकट देने, हम हेल्पलेस होकर उसको टिकट दे रहे हैं बिकॉज ही हैज़ हिज पावर क्लाउड, उस एरिया में उसका वर्चस्व है ना। अब समझो कि रेसलिंग फेडरेशन में इतना ज़्यादा वर्चस्व है कि उसके रिज़ाइन करने के बाद भी 1 साल तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया, लास्टली नियुक्त भी किया गया तो उसका अपने आदमी को, संजय कुमार सिंह को। ठीक है, तो ये सब बात है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स में एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब इससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि एटा एक्वारिड क्या है, व्हाट इज़ एटा एक्वारिड, या एटा एक्वारिड
करस्पॉन्ड्स टू या रिलेट्स टू। तो एटा एक्वारिड जो है एक मीटियोर शावर है जो नाइट स्काई में इस बार दिखने वाला है ना। तो यही है एटा स्क्वायरिड, 2022 में चाइले में दिखा था, ये फिर से दिखने वाला है। तो ये अगर आए तो एक मीटियोर शावर है ना। ये एक आर्टिकल है इमरजेंसी से रिलेटेड और किस तरह से, ठीक है, हमारे बिल्कुल ये सब पढ़ना है, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फटाफट निकलना है क्या हम सीख सकते हैं उससे, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। तो आप लोगों में से बहुत लोग शेयर ट्रेडिंग करते होंगे, तो उस शेयर ट्रेडिंग जो करते हैं, तो हमने कुछ आज शेयर खरीदा, शाम को बेच दिया, कल बेच दिया, 10 दिन के बाद बेच दिया। इन शेयर्स के बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आता है कैपिटल गेन में। उस कैपिटल गेन का कुछ एक बाउंड्री तय की हुई है, लिमिट तय की हुई है। अगर आपकी प्रॉफिट इस बाउंड्री को क्रॉस करती है तो आप पे जो है वो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और सरकार ने इस कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने की दिशा में कुछ शायद अनाउंस किया था या कुछ नोटिफिकेशन निकाला था। इसके कारण क्या हुआ कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है प्लंज हो गया। सेंसेक्स निफ्टी क्या है? ये एक इंडेक्स है जिसके बेसिस पे शेयर ट्रेडिंग होती है। एक ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें देखो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान है, ऑलरेडी 69th में पूछ चुका है, तो आपको ज़रूर वापस जाके रिवाइज करना चाहिए कि बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्सी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, एक दूसरे से क्या रिलेशन है, उसका प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है। आज बस इतना ही रेलिवेंट है हमारे न्यूज़पेपर में। कल मिलते हैं नए डिस्कशन के साथ। बाय बाय।